बिछ गई सियासी विसात, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। मित्रों नमस्कार। लगभग 4 महीने के इस कोरोना काल के बाद आज हम इतना तो कह ही सकते हैं कि इस विषाणु को लेकर जितने भी प्रकार की अटकलबाजी, जो कपोल कल्पनाएं जो अब तक रही है और इनका जो बाजार भी रहा है गर्म, वह अब छट चुका है। इस रोग के बारे में व्यापक स्तर पर रहस्यों का विमोचन हो चुका है और यही वजह है कि बहुत से प्रवंचक तत्व जो इस संकट में अपनी चांदी करने की फिराक में बाजार में उतरे, उनकी दुकानदारी क्रमशः खत्म होती चली जा रही है। ये क्या है क्या नहीं है, उस प्रकार की दुविधाओं से भरी हुई दार्शनिक चिंता के लिए अब कोई जगह नहीं बची है, क्योंकि तमाम आशंकाओं और तमाम आशाओं को भी दूर करते हुए इस विषाणु ने अपने मूल रूप में जिस प्रकार से इसकी पहचान की गई थी और जिस पर नाना प्रकार के संदेह तमाम स्तरों पर किए जा रहे थे, उसे जैसे कि अपने इतने व्यापक प्रसार के जरिए प्रमाणित कर दिया है। इसे नोवेल कोरोना वायरस कहा गया। नोवेल मतलब नया। जीवाणुओं के प्राकृतिक पुनरुत्पादन के क्रम में एक ऐसा विषाणु जो बिल्कुल नया है, जिसका इसके पहले मानव समाज को उस प्रकार का अनुभव नहीं था। और चूंकि ये नया है, इसीलिए इसके बारे में किसी भी प्रकार की पुरानी परंपरागत सोच, पारंपरिक दवाओं और पारंपरिक उपचारों की सीमाएं बिल्कुल शुरू में ही साफ हो गई थी। इसके बावजूद मौके का लाभ उठाने वाले लोग निश्चित तौर पर सक्रिय थे। न सिर्फ वैज्ञानिक उपायों से तथाकथित वैकल्पिक दवाओं के या जो प्रचलित दवाएं जो दूसरे रोगों के लिए प्रयुक्त की जाती है, उनके भी प्रयोग को बढ़ाने के लिए जो धंधेबाज लोग नाना प्रकार की चीज़ें करते रहे, वे पिछले दिनों सामने आई। इसके साथ ही वैसे तत्व भी दिखाई दिए जो जनता की वैज्ञानिक चेतना से सबसे ज़्यादा घबराते हैं, उसे दबा करके रखना चाहते हैं, अंधविश्वासों को बढ़ावा देते हैं, जैसा भारत में देखा गया। ताली थाली, मोमबत्ती, दिया और अंत में और कुछ नहीं तो एक शक्ति के प्रदर्शन के तौर पर हेलीकॉप्टर से फूल वर्षण। लेकिन आज हमारे यही इन सारे कांडों के जो पुरोधा, हमारे सबसे बड़े मजबेबाज प्रधानमंत्री, वे इस कोरोना के क्षेत्र से दूर हट चुके हैं। अब कोरोना उनके विचार का जैसे विषय ही नहीं रह गया।
कहने का मतलब है कि यह जो परिस्थिति नई तैयार हुई है, जब सारी धुंध छट रही है, उस समय में नए सिरे से कुछ चीज़ों को अपनाने समझने की ज़रूरत है। अब वो भी साबित हो गया है जो पहले कहा जा रहा था कि जब भारत में और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में इस संक्रमण के प्रसार की वह रफ्तार नहीं दिखाई दे रही थी जो यूरोप में, अमेरिका में दिखाई दी थी, तो उसके आधार पर कहा जा रहा था कि BCG टीकाकरण इसके मूल में एक बड़ा कारण है। लेकिन अब ये साबित हो गया है कि जब यह बीमारी पूरे भारतीय उपमहादेश में इसने अपने पैर पसारने जोरों से शुरू कर दी है, तब ये BCG टीकाकरण की बात भी पूरी तरीके से निराधार साबित हुई है। इसी प्रकार जो कहा जा रहा था कि गर्मी से, भारी गर्मी से इन विषाणुओं का अंत हो जाएगा, या बारिश आने से बारिश का पानी इसे बहा देगा, ह्यूमिडिटी, ज़्यादा ह्यूमिडिटी में भी ये टिक नहीं पाएंगे। तो ये सब कल्पनाएँ थी। इनसे बहुत से प्रकार के धंधे भी किए गए। जो दवा इन्फेक्शन से होने वाले इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता था, HCQ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, वह उसका यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा कर दी कि उसके ज़रिए इसका इलाज हो सकता है। और देखते ही देखते सारी दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर की उसकी शायद बिक्री हो गई होगी। तो कहने का मतलब है कि यह जो, इसके अलावा इसी बीच यह भी सामने, अब कोई यह इस बात को नहीं कहता है कि वैक्सीन कल आ जाएगी। सब जानते हैं कि वैक्सीन को बनाने में, उसे बाज़ार में लाने में एक लंबा समय लगता है। वैक्सीन कोई खिलवाड़ नहीं है, उसका व्यापक तौर पर प्रयोग किया जाना होता है। इसीलिए एक बहुत ही क्लिनिकल ट्रायल्स की सख्त प्रणाली के बीच से होते हुए पहले उसे प्रमाणित होना पड़ता है, उसके बाद उसका प्रयोग किया जाता है। तो यह जो प्रणाली है, यह जो वैज्ञानिक पद्धति है, अगर इसका पालन नहीं किया जाए तो ये वैक्सीन के नाम पर लोगों को जहर देने के समान होगा। तो इसीलिए उस लंबी प्रक्रिया के बीच से वैक्सीन को हासिल करना ये रातों रात संभव नहीं है। बरसों बरस लग जाते हैं बीमारियों के वैक्सीन को हासिल करने में। और इस कोरोना के बारे में भी साफ पता चला जा रहा है कि वैक्सीन कब आएगा, इसे कोई बहुत निश्चित तौर पर नहीं कह सकता है। हालांकि पिछले दिनों ये भी देखा गया कि कई बड़े बड़े उस्ताद चैनलों पर यह कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि बस शीघ्र ही आने वाला है। खास तौर पर अमेरिका केंद्रित कई लोग इसी प्रकार की बातें कर रहे थे, लेकिन देखा गया कि वे भी किसी न किसी वैक्सीन तैयार करने वाले प्रकल्प के साथ जुड़े हुए थे, और इसलिए उनके इस प्रकार की बातों के प्रसार के पीछे एक प्रकार का निहित स्वार्थ भी काम कर रहा था। तो ये जो धंधे कर रहे हैं नाना प्रकार के, क्योंकि यदि वे आश्वासन नहीं देते हैं तो सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से जो उनको बड़ा फंड मिल रहा था उस पर प्रश्न उठ जाता। वैक्सीन पर काम होना चाहिए, हो रहा है, यह ज़रूरी है, लेकिन झूठी दिलासा आम लोगों को दिलाना, यह आम लोगों को वैज्ञानिक तौर पर
शिक्षित करने के विरुद्ध है। ये जो स्थिति है, तो कुल मिलाकर के बिल्कुल शुरू में ही WHO की गाइडलाइन, WHO के सारे विश्लेषणों से जो सामने आ गया था कि इस वायरस से लड़ने के जो सबसे प्रामाणिक उपाय जो है, उनमें एक है साबुन से हाथ धोना, साबुन का प्रयोग, डिटर्जेंट्स का प्रयोग। डिटर्जेंट के जरिए उसके इस वायरस के जो झिल्ली के, जिस झिल्ली में वो सांस लेकर के जीवित रहता है, वो झिल्ली फट जाती है और उससे वो मर जाता है। तो डिटर्जेंट या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र शुरू से ही इसकी शिनाख्त कर ली गई थी। उसके प्रयोग पर अपना वो जो है वो आज तक वही बिल्कुल सही साबित हो रहा है। इसके अलावा यह भी देखा गया कि इस वायरस के प्रसार में लोगों के मुंह से निकलने वाले जो उनके थूक के जो कण छोटे छोटे होते हैं, उनके जरिए इसका प्रसार होता है। इसीलिए मास्क के प्रयोग पर बल दिया गया, क्योंकि और सोशल डिस्टेंसिंग, उसी से जुड़ा हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग, कि सोशल डिस्टेंसिंग की अब आदत यदि लोगों में रहेगी, लोग अगर थोड़ी सी दूरी रखते हुए बातचीत करेंगे, तो इसका एक दूसरे में प्रसार रुकेगा। और इसी सोशल डिस्टेंसिंग को के इस संदेश को ले जाने के लिए दुनिया की सरकारों ने लॉकडाउन जैसे प्रयोग किए, और बिल्कुल कहा जा सकता है कि एक बार के लिए वह सही था कि जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। किंतु लॉकडाउन इसका कोई इलाज नहीं, कोई इसके प्रसार का उस प्रकार से निदान नहीं था। सोशल डिस्टेंसिंग मूलतः एक निदान है जिससे कि प्रसार को रोका जा सकता है। तो ये जो चीज़ें सामने आई, और उसी समय पे यह भी सामने आ गया कि इसके लक्षणों का इलाज किया जाए, जो इलाज के नाम पर आज चल भी रहा है कि यदि किसी को बुखार है तो पैरासीटामोल दे दिया, किसी को किडनी खराब हो गई है तो डायलिसिस पर लगा दिया, या सांस में कष्ट हो रहा है सांस लेने में तो ऑक्सीजन, और ज़्यादा कष्ट हो तो वेंटिलेटर, और इनके जरिए उनको उनके शरीर को बचाते हुए किस प्रकार से एक खास समय पार कर जाने के बाद आदमी को जिंदा रखा जा सके, इससे लड़ा जा सके। तो ये सारे जो ये वैज्ञानिक उपाय जो सामने आए थे, उनसे इस बीमारी से लड़ने की जो रास्ता अपनाया गया, वही आज तक भी कारगर हो रहा है, एक हद तक काफ़ी कारगर हो रहा है। एंटीवायरल मेडिसिन्स के बारे में भी यही बात है, जो दूसरी मेडिसिन्स के बारे में कि कहा जा रहा है कि रेमडेसिविर दे देने से इसका हो जाएगा, इसका तो ये कोई किसी भी प्रकार की प्रामाणिक बातें नहीं है, और इनके पीछे निश्चित तौर पर किसी न किसी प्रकार के निहित स्वार्थ काम कर रहे हैं। हमारे कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है इस पूरी बातचीत के बीच, कि आज जो हमारे कई मित्र तमाम लोग और दुनिया के पैमाने पर बड़े बड़े लोग भी जो षड्यंत्र सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं, उनको इस विषाणु की पैदाइश में किसी प्रकार के षड्यंत्र को नहीं देखना चाहिए। यह तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है की उपज है, लेकिन षड्यंत्र अगर देखना हो तो इसके बाद जो पैदा हुई परिस्थिति और उससे जो लाभ उठाने वाले लोभी लालची तत्वों ने जो कुराम सारी दुनिया में मचाया है, उसके षड्यंत्रों की पहचान करनी चाहिए। उन षड्यंत्रों की पहचान करनी चाहिए कि कैसे
दुनिया का एक शक्तिशाली राष्ट्रपति कुछ खास बीमारियों की चर्चा करके उनकी सारी दुनिया में बिक्री करवाता है, उन पर सारी दुनिया को मजबूर करता है कि वे प्रयोग करना शुरू करें, जबकि वो कहीं से भी प्रामाणिक नहीं है। और बाद में देखा गया कि वही SGQ कई लोगों की मौत का कारण बनी है। तो ये जो बिना जांचे परखे जो सब सारी बातें, उसका वो इन षड्यंत्रों के बारे में लोगों को खोज करनी चाहिए। इस कोरोना काल के इस संकट का लाभ उठा करके जो लोग अपनी जो शासक सत्ता को केंद्रीभूत कर रहा है, वो है असली षड्यंत्रकारी। जो हमारे देश में जो PM केयर फंड बना, वह है इस षड्यंत्र का हिस्सा। उस षड्यंत्र पर गौर करना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री अपना एक फंड तैयार कर लेता है और उस फंड का कैसे प्रयोग करेगा वो पूरी तरीके से अंधेरे में होगा। तो ये इन षड्यंत्रों पर गौर करने की जरूरत है। अन्यथा वास्तविकता यह है कि जिन देशों ने इस कोरोना वायरस के बारे में वैज्ञानिकों की बातों पर भरोसा किया और सख्ती के साथ उन्हीं का पालन किया, जैसे न्यूजीलैंड, जैसे ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, यहाँ तक कि चीन ने भी, उन देशों में सफलता मिली है इससे लड़ने में। लेकिन जिन देशों ने वैज्ञानिकों के बजाय पोंगापंथियों की गोमूत्र के प्रयोग की तरीके की बातें की, जहाँ पर बड़े दवा उत्पादक कंपनियों के इशारों पर बहुत सारे काम किए गए, उन देशों में मुसीबत आई है, उन देशों में नुकसान हुआ है। तो ये जो है कि इस पूरे काल से जिस बात की शिक्षा लेने की जरूरत है कि वैज्ञानिक चेतना पर, जनता की वैज्ञानिक चेतना पर भरोसा करके ही इस बीमारी से वास्तव में लड़ा जा सकता है। और यह सिर्फ इस बीमारी का सवाल नहीं है, ये तमाम प्रकार के संकटों का सवाल है कि यदि जनता में वैज्ञानिक चेतना विकसित होगी तो वे जीवन की तमाम समस्याओं के प्रति गंभीरता से विचार करने, उनको प्रमाणों के आधार पर जांचने की तैयारी होगी और वे अपने शासकों को भी उसी के अनुसार काम करने के लिए मजबूर कर पाएंगे और तभी जाकर के मानव समाज की समस्याओं का समाधान होगा। तो कोरोना काल के इस संकट से जो शिक्षा लेने की जरूरत है कि वैज्ञानिक चेतना का प्रसार हो, उस पर भरोसा किया जाए, तब हम इस काल की वास्तविक जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि संकट को अवसर में बदलो, तो उस अवसर में इसी रूप में बदलना चाहिए, न कि संकट को अवसर में बदलो खाली ख्याली पुलाव नहीं हो सकता, जिनके पास में किसी चीज़ का कोई निदान नहीं है। आज हमारे यहाँ पर हमने देखा कि ये जो लॉकडाउन का जो प्रयोग किया गया, ये क्या था? ये सोशल डिस्टेंसिंग के प्रसार के बजाय इसके पीछे ये जिस तरीके से प्रयोग किया गया इसका, ये जनता को परेशान करने का, उसको उस पर जुल्म करने का एक जरिया बन गया। हमारे यहाँ पर इस खास तौर पर इस बीजेपी शासन में ऐसे हर उपाय के प्रति मोदी जी का सबसे ज़्यादा आग्रह रहता है जिसमें जनता परेशान, वे खटाक से वे तत्काल उसे लपक लेते हैं। तो ये जो मानसिकता है, जैसे कि अर्थव्यवस्था के बारे में सारी दुनिया में कहा जा रहा है, दुनिया में किया भी जा रहा है कि सीधे सीधे लोगों को नगदी के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है। उसके लिए हर दुनिया का हर देश नोट छाप करके अपनी अर्थव्यवस्था को, लोगों को मदद करने के लिए आगे आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ
हमारे यहाँ नोट छापने से दूर रहा जा रहा है, बल्कि और तेल के दाम बढ़ाकर, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर सरकार अपने संसाधनों को बढ़ा रही है। इसके पीछे वही मानसिकता है कि जनता को किसी भी प्रकार की राहत महसूस मत होने दो, जबकि नोट छाप करके इस सामयिक तौर पर यदि इस संकट का मुकाबला किया जाता है तो ये अर्थव्यवस्था को भी चंगा करने में लाभदायी होगा। और तेल का दाम बढ़ाने से अर्थव्यवस्था के विकास में, अर्थव्यवस्था के रास्ते में और ज़्यादा बाधाएं, उसके गतिरोध को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। लेकिन हमारी सरकार उसी रास्ते को चुनती है जो रास्ता वैज्ञानिक चेतना के विरुद्ध है, जो रास्ता जनता को राहत देने के विरुद्ध है। यह एक अजीब सी मानसिकता है। इसीलिए इस कोरोना काल से अब ये 4 महीने के बाद अब तो आगे सारी चीज़ें जो समझ में आ रही है, भारत के लिए संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाएगा। ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी है कि और ज़्यादा वैज्ञानिक चेतना के कम से कम सामाजिक माध्यमों के जरिए भी प्रसार करके लोगों को सचेत किया जाए कि वे इस बीमारी से बचाए, अपने को बचाए और तभी वे राष्ट्र के विकास में भी अपना योगदान कर पाएंगे। अन्यथा अगर सब कुछ सरकार के भरोसे छोड़ दिया गया तो ये अर्थव्यवस्था को भी डुबाने, सामाजिक जीवन को तहस नहस कर देने और जनता के जीवन में तबाही लाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती है। नमस्कार। हस्तक्षेप.com के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी खबरें जो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। खबरों की तह तक जाकर विश्लेषण देश दुनिया के जाने माने पत्रकारों, साहित्यकारों और स्तंभकारों द्वारा। चैनल का सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आप तक खबर पहुंचे।